हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो होने वाली है पर्यावरण अध्ययन यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो मैं शूट कर रहा हूं और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो। आज की वीडियो पूरा लास्ट तक आप लोग देखिएगा और आज की वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है आगामी एग्जाम में। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है। यही बताना है दोस्तों, जो आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ पे है। आपका दिल्ली में है कि देहरादून में है कि आपका भोपाल में है कि आपका जयपुर में है। तो आपको बता दूं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, तो आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपके भोपाल में है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसी से रिलेटिव एक प्रश्न और लेते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है। ये बताना है दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है। और फर्स्ट नंबर का प्रश्न था कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका कहाँ पे हो गया? भोपाल में। और इसके बाद सेकंड नंबर है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यही बताना है गुरुग्राम में है कि आपका देहरादून में है कि आपका भोपाल में है कि आपका करनाल में है। कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तराखंड के देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वह आपका उत्तराखंड के देहरादून में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये आपको पता है ना कि जो आपका उत्तराखंड है ना, याद रखेंगे यहाँ पे जो उत्तराखंड का देहरादून, इससे रिलेटिव बहुत चीज़ें पर्यावरण में आपको मिलती हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा फ्लावर वैली कहाँ है, आपको तुरंत पूछेगा फूलों की घाटी, आप लोग तुरंत जाइएगा उत्तराखंड के साथ फ्लावर वैली। जैसे आप लोगों से पूछ देता है शांति घाटी कहाँ है, तो शांति घाटी कहाँ है आप बताइए? केरल में है। कहाँ पे दोस्तों? केरल में है। ये बातों को आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो करनाल ये शब्द देख रहे हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार तो इससे भी रिलेटिव प्रश्न पूछ लिए हैं आपके पर्यावरण वाले एग्जाम में कि करनाल में क्या है, तो भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। भारतीय डेयरी, जो भारतीय लिख भी दे रहे हैं, भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है आपसे पूछे तुरंत आप बताइएगा। भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे वह करनाल में है। कहाँ पे प्यारे? करनाल में। इस चीज़ों को देखेगा। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून। चलिए आगे ले चलते हैं। बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? अगर आपसे पूछे कि जो बाघों के संरक्षण की परियोजना कब शुरू की गई थी, तो याद रखेंगे ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा जो बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी वह 1973 में। कब प्यारे? तो 1973 में। इसको आप लोगों को याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा टाइगर भारत में ही हैं। और जिस समय ये वीडियो शूट हो रही है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग इस समय भारत में 1967 बाघों की संख्या। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा भारत में ही बाघ हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और बाघ संरक्षण परियोजना कब स्टार्ट की गई थी, तो 1973 में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो आपका विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछा है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है दोस्तों? राइबोफ्लेविन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। और जो ब्लड का लाल रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये भी चीज़ यहाँ से सीख लीजिए। हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड का लाल रंग होता है वह होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं। 5 नंबर की बात करेंगे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों को ध्यान से देखना होगा और बताना भी होगा कि जो आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है वह कहाँ पे स्थित है। आपका उत्तर प्रदेश में कि आपका मध्य प्रदेश में कि उत्तराखंड में कि आपका उड़ीसा में, आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दूँ जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है वह उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला में है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 6 नंबर की बात करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष के कब 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसको आप लोग याद रखेंगे। और यहीं पे मैं बालिका दिवस बता दूं दोस्तों, याद रखेंगे। एक चीज़ बहुत और इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो पूछ दिया, लेकिन आप लोगों से पूछे कि बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। यहीं पर आपसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और पूछूँ कि अगर आप लोग बताइए स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो आप क्या बताइएगा?
स्वास्थ्य दिवस जो होता है वह प्रत्येक वर्ष के 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे युवा दिवस के बारे में, तो जो आपका युवा दिवस होता है ना, ये प्रत्येक वर्ष के 12 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं। अगर जल दिवस के बारे में कहें, कई बार रिपीट प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष के 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। और अगर पृथ्वी दिवस, ये भी कई बार पूछा है और कई बार आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो पृथ्वी दिवस होता है ना, वह प्रत्येक वर्ष के 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष के 22 अप्रैल को। और लास्ट एक टॉपिक और बताता हूँ, याद रखेंगे, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस के बारे में बात करें कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं प्यारे? तो 22 मई को मनाते हैं। और एक और मुझे ध्यान में आ रहा है चीज़ें, मैं उसको भी बताऊँ। आपसे कहता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। कई बार विश्व ओजोन दिवस के रूप में हम किस तारीख को मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को मनाते हैं। लगभग 5-6 बार ये चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं आपका यूपी टेट में। आगे देखते हैं, अगर बात करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बात करें तो कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष के 5 जून को मनाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे है, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र है ना, ये कहाँ पे स्थित है, आपको यही बताना है। तो याद रखेंगे जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है ये गुजरात में है। कहाँ पे है प्यारे? तो गुजरात में है। और गुजरात का वो जगह है जिस जगह का नाम है अहमदाबाद। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, जो आपके डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया हैं वह किसको बोलते हैं? रविंद्र कुमार को बोलते हैं, कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को बोलते हैं, कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को, कि आपका यूजिन पी ओदुम को, किसको बोलेंगे? तो आपको बता दें, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो रविंद्र कुमार जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे रविंद्र कुमार जी को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे मैं आपको बता दूं, याद रखेंगे वाटरमैन किसे बोलते हैं। वाटरमैन का नाम किसे है, या जिसको हम लोग भारत का जल पुरुष बोलते हैं। याद रखेंगे, एक बात हमको ये भी बताइएगा कि भारत का जल पुरुष या वाटरमैन के नाम से हम किसे जानते हैं। तो याद रखेंगे वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से हम जानते हैं राजेंद्र सिंह को। किसको जानते हैं दोस्तों? याद रखेंगे उनका नाम है राजेंद्र सिंह। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और यहीं पे एक शब्द आपके लिए आ गया है, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है ना, याद रखेंगे चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। किस आंदोलन के? बहुत बार पूछता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली जिला का रेणी गांव, याद रखेंगे। और 70 के दशक में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, अपिको आंदोलन भी पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चलाया गया था। लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? तो कर्नाटक से। ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भविष्य का ईंधन आप लोग किसे बोलेंगे। इथेनॉल को बोलेंगे, आप हाइड्रोजन को बोलेंगे, मीथेन को बोलेंगे, कि प्राकृतिक गैसें को बोलेंगे। तो जो भविष्य का ईंधन है ना, उससे हम किसको बोलते हैं दोस्तों? तो हाइड्रोजन को बोलते हैं। ये बात तो आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 10 नंबर की बात करेंगे। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था। तो भारत सरकार द्वारा जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वह कब लागू किया गया था, किस सन में? 1985 में, कि 1975 में, कि 1986 में, कि आपका 1990 में? तो आपको बता दूं, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू किया था तो वह जो आपका सन था 1986 का था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, इसी यही को आप लॉक करेंगे। चलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे हमारी मदद हो सके। चलिए आगे देखते हैं, 11 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व कहाँ अवस्थित है। बहुत महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न है कि आपका नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व कहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश में है, कि आपका असम में है, कि आपका सिक्किम में है, कि मेघालय में है। तो जो आपका नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व है ना दोस्तों, वह मेघालय राज्य में है। कहाँ पे प्यारे? तो मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। तो आपको बता दो, जो सोडियम होती है ना दोस्तों, जो सोडियम होती है ना, सोडियम को खुले में या वायु में रखने पर यह जलने लगती है। आपको यह तो पता ही होगा। तो इसे हम किसी भी चीज़ में रखते हैं और उस चीज़ का क्या नाम है, उस पदार्थ का या उस यौगिक का नाम क्या है जिसमें हम सोडियम को रख सकते हैं। तो वह मिट्टी का तेल है, कि आपका जल है, कि वनस्पति का तेल है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, जो सोडियम होता है ना, यह वायुमंडल में खुले में इसको रखा नहीं जा सकता। तो इसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि यह जले ना और इसका हम लोग समय पर यूज कर सकें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम को हम मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में रखते हैं, ये बातें याद रखिएगा।
चलिए 13 नंबर की बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि मूंगा चट्टान किस महासागर में पाई जाती है। याद रखेंगे जो मूंगा चट्टान है ना वह आपका किस महासागर में पाई जाती है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर कि आर्कटिक महासागर। तो आज की प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें जो मूंगा चट्टान है ना वह उस महासागर में पाई जाती है जिस महासागर में सबसे ज़्यादा आपके भूकंप आते हैं। याद रखेंगे प्रशांत महासागर में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप भी आते हैं और सबसे गहरा महासागर इसे बोलते हैं, यही है प्रशांत महासागर। मूंगा चट्टान यहीं पे पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, यहीं पे सबसे ज़्यादा भूकंप और सबसे गहरा महासागर पूछे तो ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 14 नंबर कह रहा है कि रेडियम की खोज किसने किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियम की खोज किसने किया था। तो रेडियम एक तत्व है और इसकी खोज किसने किया था। आपका मैरी क्यूरी किए थे कि आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन किए थे कि आपका आइजैक न्यूटन किए थे। आपको बता दें रेडियम की खोज किसने किया था तो मैडम क्यूरी। याद रखेंगे बहुत प्रचलित और चर्चित नाम है ऑप्शन नंबर ए, और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि वातावरण का प्रत्येक भाग जो पौधों पर प्रभाव डालता हो उसे क्या कहते हैं। तो वातावरण का प्रत्येक भाग जो पौधों पर प्रभाव डालता है उसे हम लोग जलीय कारक बोलेंगे कि पारिस्थितिकी कारक बोलेंगे कि आपका भौमिक कारक बोलेंगे कि उपरोक्त तीनों बोलेंगे। दोस्तों याद रखेंगे कितने मेरे प्यारे साथी होंगे जो इस प्रश्न को देखने के बाद ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, लेकिन जब ये प्रश्न बना था तो ये विवादों में था। ऑप्शन नंबर डी के साथ सभी लोग गए, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर डी को सही आंसर नहीं माना। जब ऑप्शन नंबर डी को नहीं माना तो आपको पता है ना कि अब तो इसमें से एक ही आंसर आपका सही होगा। तो वातावरण का प्रत्येक भाग जो पौधों पर प्रभाव डालता हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग पारिस्थितिकी कारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इसको भी आप करेक्ट ध्यान रखते रहिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का लॉक होगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। जो जीव पर्यावरण में अपना भोजन स्वयं बनाता है उन्हें क्या कहते हैं। आपको तो मैंने बहुत अच्छा तरीका से इस चीज़ों को बताया हूँ कि स्वपोषी, परपोषी, आपका शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये चीज़ें जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। और उत्पादक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो होते हैं ना पेड़ पौधे होते हैं यही वो आपके उत्पादक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका लॉक हो जाएगा। चलिए उपभोक्ता जो होते हैं ना ये उत्पादक पर डिपेंड करते हैं और जो आपका घटक होते हैं ना ये उपभोक्ता पर डिपेंड करते हैं। तो एक दूसरे पर ही ये जो आपकी खाद्य श्रृंखला होती है ना एक दूसरे पर यह डिपेंड करती है, और आपको मैंने ये चीज़ें बता चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दूंगा और वहाँ पर आप जाके पूरी प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं, वहाँ से आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। तो आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर की बात करेंगे। 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के वातावरण में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पृथ्वी के वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती हैं वह मुख्य रूप से 4 ही होती हैं। आपको बता दूं आज एक होता है CH4 जिसको हम लोग मेथेन बोलते हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 होता है, और एक होता है NO2 जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और एक होता है CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। आपको तो ये चीज़ें याद रखना है। अगर आप यूपी टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सी टेट कर रहे हैं, चाहे सुपर टेट कर रहे हैं, तो आपको ग्रीन हाउस गैस को बिल्कुल नहीं बोलना है। और आपको ये भी चीज़ें याद रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो पृथ्वी के तापमान का, वायुमंडल के तापमान का बढ़ जाना किसका कारण है, तो ग्रीन हाउस गैसों का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है ग्रीन हाउस गैसों के कारण होती है। ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसों में नहीं पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी है, मीथेन ये भी है, जलवाष्प भी होता है। दोस्तों याद रखेंगे, इसमें H2O को भी याद रखेंगे, जलवाष्प भी होता है, लेकिन आपका ऑक्सीजन नहीं होता, इसे तो हम प्राणदायिनी गैस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण निकल कर आएंगी और ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि ग्रीन हाउस गैसें होती है ना दोस्तों, तो जब ये सूर्य की प्रकाश किरणें होती हैं तो यह पृथ्वी पर आती हैं, तो यही ग्रीन हाउस गैसें आपका वायुमंडल में एक लेयर बना देती है, और लेयर बनाने के बाद जब सूर्य की प्रकाश किरणें अंदर तो आ जाती हैं, लेकिन ये प्रकाश किरणों का जो ऊष्मा है ना वो वापस नहीं जा पाता है। जो ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ना इस ऊष्मा को रोक देती हैं, और यही होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी, और आपका वायुमंडल गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ये होती है ग्रीन हाउस गैसें। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर की बात करेंगे। 18 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपको बता दूं पर्यावरण विभाग की जो स्थापना की गई थी वह 1980 में की गई थी। कब प्यारे, तो 1980 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, इसी को आप लोग लॉक करिएगा।
चलिए 19 नंबर की बात देखते हैं कि नदियों को जोड़ने का कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। आपको बता दूं, नदियों को लागू करने वाला वह एक ऐसा राज्य है ना जहां पे सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और जल की, और वहां पे सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है। नदियों के प्रति वह बहुत एक्टिव होता है और उस राज्य का नाम है क्या, आपको पता है ना? अगर नहीं पता है तो आप लोग अनुमान भी लगाइएगा, तो इस प्रश्न को आप लोग लॉक कर लीजिएगा कि नदियों को जोड़ने का कानून लागू करने वाला वह देश था, वह राज्य था, वह राजस्थान था, क्योंकि यहाँ पे जल की काफ़ी आवश्यकता होती है और कृषि को अपने राज्य में बढ़ाने के लिए इसने नदियों के जाल बिछाने का कार्य किया और नदियों को एक आपस में जोड़ा, क्योंकि वह भी चाहता था कि मेरी बंजर भूमि पे जल आए। ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक हो जाएगा। आगे देखते हैं, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। चाहे आपका शुष्क हवा पूछे या तो आपका वायुमंडल पूछे, दोनों बात बराबर है दोस्तों। और वायुमंडल में जो आपका ऑक्सीजन, क्या प्यारे नाम है, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है ना, वह कितनी होती है, तो यह करेक्ट मान है 78.08। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कई बार ये चीज़ें बन चुकी है आपका। मैं बता दूं, अगर आपसे ऑक्सीजन पूछे तो 20.95% होती है, या इसी को हम लोग 21% बोल लेते हैं, ठीक है। यहीं पे आपका CO2 बहुत बार पूछता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, और आपको पता है ना जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है 0.034% होती है। आपका आर्गन बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों, 0.93% आपके वायुमंडल में आर्गन होता है। यहीं पे कहता है कि CO2 जो होता है ना, ये पेड़ पौधे अपने यूज में लाते हैं। O2 जो होता है दोस्तों, जैसे मनुष्य अपने श्वसन क्रिया में कार्य करने में यूज करता है। और यहीं पे मैं बता दूं, एक बार आपका यूपी टेट में बना है कि वायुमंडल की वह कौन सी दो गैसें हैं जिनका प्रतिशत 99% है, तो वह आपका नाइट्रोजन और प्लस के ऑक्सीजन जुड़ जाएंगी, और यही दो गैसें हैं जिनका उपयोग होता है। आपको मैं बता दूँ, जो ऑक्सीजन होती है वह जलने में सहायक होती है, और वहीं पर इसका विपरीत CO2 जो होती है वह आग को बुझाने में इसका अग्निशामक यंत्र में यूज किया जाता है। ये भी चीज़ें आप लोग याद ही रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है। आपको यही बताना है दोस्तों। जो साइलेंट वैली कहाँ पे है प्यारे, आपको ये बात तो मैंने कई कई बार बता दिया, केरल में है। कहाँ पे है, तो केरल में है। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस राज्य की है, तो आपका साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर भी आपका केरल राज्य की सबसे ज़्यादा है। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है, और लिंगा अनुपात भी पूछे कि कहाँ का ज़्यादा है, तो लिंगा अनुपात भी आपका केरल राज्य का ही ज़्यादा है। यहाँ की भाषा पूछे तो आपका मलयालम है। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है। कस्तूरी मृग है, कि आपका चीता है, कि आपका गैंडा है, कि शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू है। तो याद रखिएगा, अगर आप आज तक नहीं जानते हैं तो साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे, वह है शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दुर्लभ की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, रेड डाटा बुक भी याद रखिएगा। जो रेड डाटा बुक होता है ना प्यारे, ये क्या होता है, तो रेड डाटा बुक जो होता है ना, वह संकटग्रस्त जीव जंतुओं का इसमें लेखा जोखा रखते हैं। रेड डाटा बुक जो होता है ना, वो संकटग्रस्त जो आपकी जीव जंतुएं या जातियां प्रजातियां हैं उनका इसमें हम लोग लेखा जोखा रखते हैं, और इनको बचाने के लिए तमाम हम योजनाएं चलाते हैं सरकारों द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपका नागरहोल नेशनल पार्क है वह किस राज्य में है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे, जो नागरहोल नेशनल पार्क है वह कर्नाटक में है। कहाँ पे प्यारे, तो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। यहीं पे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मुझे ये चीज़ याद रही है, उड़ीसा की बात कर ले दोस्तों, एक प्रश्न इससे बहुत ज़्यादा बनता है कि मगरमच्छ या कछुआ अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो आपको मैं एक चीज़ याद दिला दूं आज कि अगर मगरमच्छ या कछुआ अभ्यारण्य की बात कर ले तो मगरमच्छ या कछुआ अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है दोस्तों, उड़ीसा में। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना होगा, ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। मैं आपको एक बात यहाँ पे सर्वप्रथम पहले बता दूं कि विश्व का सबसे ज़्यादा थोरियम थोरियम कहाँ पे पाया जाता है। तो थोरियम की बात करें तो आप तुरंत आप लोग आ जाइएगा भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है विश्व में। अगर विश्व के बाद भारत में आ गए, अब भारत में पूछे कि भारत में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ पे है, तो आप किसके साथ जाइएगा, तो केरल के साथ। किसके साथ दोस्तों, तो केरल में आपका थोरियम का भंडार है। ऑप्शन नंबर ये आपका लॉक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 24 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। सहायक आहार कारक किसको आप लोग बोलिएगा, हार्मोन को बोलिएगा, कि विटामिन को बोलिएगा, प्रोटीन को बोलिएगा, वसा को बोलिएगा। मैं बता दूं,
आपके जो दैनिक जीवन है ना, दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होता है ना, वो आपका विटामिन होता है। और विटामिन ही आपका सहायक आहार कारक कहा जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से प्रश्न बनता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो बी और सी। बी और सी में 2 वर्ड और जल में भी कितने वर्ड? 2 वर्ड। याद रखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन बी सी, मतलब मुख गुहा से ही इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है बी सी का, याद रखेंगे। और लेकिन सॉरी, इसको याद रखेंगे। आपका बच रहा है ए, आपका बच रहा है डी, आपका बच रहा है ई और आपका बच रहा है के। याद रखेंगे, ये 4 जो विटामिन है ना, ये आपका वसा में घुलनशील होती है, ये वसा में घुलती हैं, ये बातें याद रखेंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन बी सी और वसा में घुलनशील विटामिन आपका ए डी ई के बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन करा है कि विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, यही आपको बताना है। एसिटिक एसिड होता है कि आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है कि एजिलिक एसिड होता है कि आपका एमिनो एसिड होता है? आपको बता दें कि जो विटामिन सी होता है ना, ये विटामिन सी खट्टे खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। खट्टे पदार्थों जैसे कि आपका संतरा हो गया, अंगूर हो गया, इस सभी चीज़ों में, इमली हो गई, इसमें आप लोगों के विटामिन सी पाए जाते हैं। तो आपको बता दो, जो विटामिन सी को किस नाम से जानते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, तो जो आपका गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं। और गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखेंगे, आप लोग चावल को मत ध्यान रखिएगा। गोल्डन चावल, जो गोल्डन चावल होता है ना, ये चर्चित एक नाम है और इसमें आपका पाया जाता है विटामिन ए। ये बातों को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से अगर बहुत ज़्यादा पूछता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा, रतौंधी होता है। ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं कि सबसे ज़्यादा विटामिन की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन यहीं पे एक बात मैं बता दूं कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो रेटिनाल होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनाल होता है। और विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो प्यारे रतौंधी है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर की बात करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? याद रखेंगे, जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है या विद्युत संयंत्र केंद्र है, ये बात याद रखेंगे। और जो यह विद्युत संयंत्र केंद्र है ना, याद रखेंगे, जो विद्युत संयंत्र केंद्र है दोस्तों, यह दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है या आधारित है? आपको बताना है ब्यास नदी पे कि आपका चिनाब नदी पे कि आपका रावी नदी कि आपका सतलज नदी। तो याद रखेंगे, इस नदी का नाम है चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर की बात देखते हैं। किस राज्य में साबरीमाला स्थित है? आपको यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, आज तो केरल से भर भर के प्रश्न आ गए आपके प्रैक्टिस सेट में। तो किस राज्य में साबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश में, क्या आपका तमिलनाडु में, क्या आपका केरल में, क्या आपका कर्नाटक में? तो साबरीमाला की स्थित की बात करेंगे दोस्तों, तो जो आपकी साबरीमाला है वो केरल में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो आपका अलरी कल्चर से संबंधित होता है। जो अलरी कल्चर होता है ना, अलरी कल्चर यह किससे संबंध रखता है? सब्जियों की खेती से, कि आपका फलों की खेती से, क्या आपका मत्स्य पालन से, क्या आपका सजावटी पौधों की खेती से? आपको यही बताना है कि जो आपका अलरी कल्चर होता है ना, वह सब्जियों की खेती से संबंध रखता है। सब्जियों का अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो ओजोन परत के ऊपर आयन की परत जो छोड़ती है, कौन सी परत छोड़ती है, कौन सा इसमें से छोड़ती है, यही बताना है दोस्तों। जो आपकी ओजोन परत है ना, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, जो ओजोन परत होती है या सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पहली बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी की बात आप लोग याद रखिएगा, जो ओजोन परत है यह किस मंडल का हिस्सा है? तो समताप मंडल का हिस्सा है। किसका प्यारे? तो समताप मंडल का हिस्सा है। ये चीजें भी आप लोग याद रखिएगा। जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और जो ओजोन परत है, इसकी मोटाई को हम लोग डाप्सन इकाई में मापते हैं। ये भी चीज़ें कई बार बन चुका है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और मैं एक बात और आपको यहीं पे बता दूं, सबसे ज़्यादा ओजोन परत का क्षरण कहाँ पे हुआ है? तो अंटार्कटिका पे हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? तो याद रखेंगे, अंटार्कटिका पे हुआ है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और ओजोन परत को किस गैस से या किस ग्रीन हाउस गैस से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? तो CFC से, या जो होती है घरों में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, उससे निकलती है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम देते हैं। और इससे ज़्यादा
ज़्यादा सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान होता है। अब हम आगे चलते हैं। ओजोन परत के ऊपर आयन की परत है, जो आयन की परत है यह किस में होती है दोस्तों? तो आयन मंडल में होती है। किस में दोस्तों? आयन मंडल में। आयन मंडल में जो चलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो तरंगे। क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो तरंगे। ये बातें याद रखिएगा। और सबसे निचली परत जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। यह जो होती है पृथ्वी के पास होती है। और याद रखेंगे जो आपकी मौसमी घटनाएं होती है वह किस मंडल में घटती है? तो मौसमी घटनाएं आपका क्षोभ मंडल में घटती है। आपके वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो याद रखेंगे आपके वायुयान हो गए, जेट विमान हो गए, ये आपके समताप मंडल में इस उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओजोन परत के ऊपर आयन की परत है जो छोड़ती है, क्या छोड़ती है? तो याद रखेंगे ये आपकी यक्स किरणें छोड़ती है कि औरत किरणें छोड़ती है कि रेडियो किरणें छोड़ती है कि इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो रेडियो किरणें होती है ये छोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा। देखते रहे अभिषेक एकेडमी।